मैं प्रभात कुमार विश्नोई GIC देवरी इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। चलो बच्चों, आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं यहाँ आपके लिए उपस्थित हूँ। मैं अपने सभी छात्राओं का और जितने भी व्यूअर्स हैं सबका मैं स्वागत कर रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन। इससे पहले जो हमने टॉपिक आप लोगों के लिए व्हाट्सएप पे यूट्यूब के माध्यम से अपलोड किया है, पूर्ण प्रतियोगिता अर्थ विशेषताएं, तो थोड़ा सा संक्षिप्त में पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में फिर बाद में बताऊंगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में तब पाई जाती है जब एक उत्पादक अथवा विक्रेता को अपनी वस्तु के लिए पूर्णतः लोचदार महामूल्य का सामना करना पड़ता है। दूसरी परिभाषा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें अनगिनत क्रेता विक्रेता होते हैं। क्रेता विक्रेताओं को बाजार का ज्ञान होता है। क्रेता विक्रेताओं में स्वतंत्रता होती है। कोई भी क्रेता किसी भी विक्रेता से वस्तु खरीद सकता है। कोई भी विक्रेता किसी भी क्रेता को वस्तु बेच सकता है। समरूप वस्तुएं होती हैं जिसके कारण प्रत्येक क्रेता और विक्रेता मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है, अर्थात बाजार में एक मूल्य प्रचलित होता है, एक मूल्य पाया जाता है। बाजार की इसी स्थिति को पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता एक श्रेणी की स्थिति है, दूसरी श्रेणी की स्थिति है एकाधिकार, यानी विशुद्ध प्रतियोगिता और विशुद्ध एकाधिकार। इनके बीच में अनगिनत स्थितियां हैं जिन्हें अपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। अब बड़ा अच्छी परिभाषा है ये, आप लिख सकते हैं। विशुद्ध प्रतियोगिता विशुद्ध एकाधिकार के बीच बाजार की अनगिनत ऐसी स्थितियां हैं जिन्हें, है ना, जो और भी अधिक ये अपूर्ण प्रतियोगिता को प्रदर्शित करती है। और अपूर्ण प्रतियोगिता कोई एक अकेले स्थिति नहीं, अपितु अनेक स्थितियों की एक श्रृंखला होती है। तो यहाँ मैं पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ा रहा हूँ। तो विशुद्ध एकाधिकार और विशुद्ध प्रतियोगिता ये अलग अलग हैं, उनके बीच में बाजार की अनगिनत स्थितियां। अब बात हमने आपको प्रतियोगिता के अर्थ की बता दी। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषताएं हैं, अनगिनत क्रेता होते हैं, अनगिनत विक्रेता होते हैं। जैसे ये देखिए, ये है विक्रेता, इसमें आप जितने बिंदु लगाना चाहें लगा सकते हैं। और ये अनगिनत हैं, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। और यही बात अनगिनत क्रेता, मैंने भी हटा दिया इसमें से, तो अनगिनत विक्रेता, अनगिनत विक्रेता। एक व्यक्तिगत विक्रेता का उत्पादन या
क्रेता की मांग कुल उत्पादन का केवल इस बिंदु के बराबर अंश है। जो ये बिंदु लगा हुआ है, आप जानते होंगे कि एक होता है उद्योग, एक होता है फर्म। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में अनगिनत फर्में होती हैं। जैसे हम भारत के कपड़ा उद्योग की बात करें, चीनी उद्योग की बात करें, जूट उद्योग की बात करें या अन्य किसी उद्योग की बात करें, तो वहां कोई एक फर्म नहीं है, अनगिनत फर्में हैं। जैसे भारत का चीनी उद्योग उद्योग है, उद्योग, और ये है चीनी उद्योग, चीनी उद्योग, ठीक है। इसमें अनगिनत फर्में हैं, आप देख रहे हो ये बिंदु अनगिनत फर्में हैं, और ये जो बिंदु है ये है फर्म। तो उद्योग और फर्म ये दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखने की बात है। उद्योग एक व्यक्तिगत इकाई है, जबकि फर्म एक व्यक्तिगत इकाई है, जबकि उद्योग बृहत इकाई है, बहुत बड़ी इकाई है। भारत का चीनी उद्योग, तो भारत के चीनी उद्योग पर केवल नवाबगंज की या पीलीभीत की शुगर मिल नहीं सम्मिलित है, अभी तो पूरे भारत की शुगर मिल सम्मिलित है। और इंडिविजुअल कोई मिल, चाहे वो नजीबाबाद की हो या फिर कहिए नवाबगंज की हो या धामपुर की हो, तो वो एक फर्म है। ये बात आपके समझ में आ गया होगा, उद्योग और फर्म में अंतर होता है, ठीक है। चलिए, ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। जो विक्रेता वस्तु बेचने के लिए है, उपस्थित है, मार्केट में है, उसका जो उत्पादन है, कुल उत्पादन का एक बहुत थोड़ा सा अंश है, ठीक है। एक व्यक्तिगत विक्रेता का और व्यक्तिगत क्रेता का भी जो मांग है वो कुल उत्पादन का एक अंश है। इसलिए चूंकि सब एक जैसी वस्तु में व्यवहार कर रहे होते हैं, समरूप वस्तु में व्यवहार कर रहे होते हैं, तो कोई व्यक्तिगत क्रेता अथवा व्यक्तिगत विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। ऐसे अब यहाँ पे हम पहले ये देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन क्या है। तो फर्म के संतुलन को जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से, कल हमने आपको बताया, दीर्घकाल में निर्धारित होने वाला जो मूल्य होता है उसको सामान्य मूल्य कहते हैं, या पूर्ण प्रतियोगिता में जो मूल्य निर्धारित होता है वो भी दीर्घकालीन मूल्य है और उसको भी सामान्य मूल्य कहते हैं। यह भी मांग और पूर्ति की उद्योग में जो वस्तु की मांग है और पूर्ति है, कहिए उसके पारस्परिक संतुलन के द्वारा, साम्य के द्वारा कहिए निर्धारित होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ का चित्र देखिए आप, ये उद्योग है। उद्योग में मूल्य निर्धारण, उद्योग में मूल्य निर्धारण। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका उपयोग करता हूँ।
और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये हाथ से फिसल जाता है बार बार। साधनों का अभाव है किंतु हौसले का नहीं, और यह होना भी चाहिए कि अगर आपके पास साधन नहीं है कोई बात नहीं, देख लीजिए मैं किस प्रकार से इस रेखा चित्र को बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। ये हमने नामवक को बनाया है, रीडिंग नामवक, और आप देख लीजिए किस तरीके से बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए अभी मुझसे भी थोड़ा फिर से मैं इसको बनाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो चीज़ इसमें आ जानी चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं चाहता हूँ। अब ये बिल्कुल सही आ जाएगा। जो चीज हम दिखाना चाह रहे हैं वो आप देख लीजिए आराम से। इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा देते हैं। ये मांग वक्र है और ये है एस जानते हैं आप, पूर्ति वक्र है, ठीक है। मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहा है, तो ये बिंदु है जहां ये एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। इस बिंदु को हम कहते हैं साम्य बिंदु, साम्य बिंदु। और ये जो साम्य बिंदु है इसको या आप कह सकते हो संतुलन बिंदु। अर्थात ई बिंदु यहां लिख देते हैं, संतुलन बिंदु है जिस पर मांग और पूर्ति दोनों इक्वल हैं, बराबर है। तो मूल्य कितना होगा, मूल्य बाजार में यहाँ पे हम यानी कि
एक्स वस्तु का मूल्य लिख देंगे। ये कल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और यहां पे एक्स वस्तु की मांग और पूर्ति, ये भी हमने यहां लिख दिया। अब ये देखिए यहां से ये ओ एक्स अक्ष पर हमने ये सीधी रेखा डाल दी है इसके समांतर। अगर ये अच्छी लग रही हो तो आपसे ना हो, क्योंकि थोड़ा ब्लैक बोर्ड को एकदम जज करना मुश्किल होता है। अब ये यहां Q है, OQ, ठीक है। यानी मांग और पूर्ति के संतुलन के फलस्वरूप बाजार में किसी वस्तु का मूल्य कितना निर्धारित हो रहा है, ओपी के बराबर निर्धारित हो रहा है। यह उद्योग में होता है, ठीक है। आप जानते हो कि जब मूल्य OP1 होता है यानी अधिक होता है, तो अधिक मूल्य पर पूर्ति अधिक होती है, अर्थात पूर्ति है OQ1 और मांग कितनी है OQ2। यानी OP मूल्य पर यह मांग वक्र का बिंदु है जो कि ये मांग को बता रहा है, और ये पूर्ति का बिंदु है जो कि पूर्ति को बता रहा है। यानी मांग है OQ के बराबर और पूर्ति है OQ1 के बराबर। क्या होगा, जब किसी वस्तु की अधिक पूर्ति होती है तो उसे मूल्य कम करके ही बेचा जा सकता है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ये अतिरिक्त पूर्ति है। ये मूल्य को नीचे ई बिंदु की ओर धकेलती है। अब यदि मूल्य P2 के बराबर हो जाए, मूल्य कम हो जाए, P2 हो जाए, तो क्या होगा, इस P2 मूल्य पर मांग है, वक्र का बिंदु ये है, मांग है OQ1 और इस P2 मूल्य पर पूर्ति कितनी है, OQ2 है। अर्थात यहां से यहां तक ये अतिरिक्त मांग है। क्या है ये, अतिरिक्त मांग। ये अतिरिक्त मांग मूल्य को ऊपर की ओर धकेलती है। समझ गए होंगे, ठीक है। ये अतिरिक्त पूर्ति मूल्य को नीचे की ओर, अतिरिक्त मांग मूल्य को ऊपर की ओर। तो संतुलन की स्थिति में उद्योग का जो संतुलन होगा, उद्योग में जो मूल्य निर्धारित होगा, वो मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा वही है सामान्य मूल्य जो कि दीर्घकाल में निर्धारित होता है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में भी उद्योग में इसी प्रकार से मूल्य निर्धारित होता है। ये देखिए यहाँ पे हम लिखते थे KL, तो अतिरिक्त जो पूर्ति है वो KL है और IJ अतिरिक्त जो मांग है वो IJ है। ये IJ मांग मूल्य को ई की ओर ऊपर की ओर बढ़ाती है। जो अतिरिक्त मांग है, क्योंकि मांग बढ़ गई तो इसलिए मूल्य बढ़ जाता है, और ये KL अतिरिक्त पूर्ति है जो मूल्य को नीचे की ओर खींचती है। तो इस प्रकार से उद्योग में जो मूल्य निर्धारित होगा वो OP के बराबर निर्धारित होगा। ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब हम ये देखते हैं ना कि फर्म, क्योंकि हमें फर्म का संतुलन बताना है, ठीक है। सामने बिंदु है, ये आपको मैंने बता दिया है, ई संतुलन बिंदु है। इस रेखा चित्र की आप व्याख्या वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कोई फर्म संतुलन की स्थिति में कब होगी। मेन है ये बात, हमें फर्म का संतुलन पढ़ाना है, उद्योग का नहीं। उद्योग में तो मूल्य निर्धारित इस प्रकार से होता है। अगर आ जाए पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग में मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है तो लिख दीजिए, यही है सब कुछ, ठीक है।
सामान्य मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है? बना लीजिए इस चित्र को। इसकी तालिका हमने परसों कल जो हमने अपना प्रोजेक्ट डाला था, उस प्रोजेक्ट में उसकी तालिका वगैरह उसको दोबारा से देख लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि फर्म संतुलन में कब होती है। फर्म संतुलन में तब होती है, पहली शर्त है ये पूर्ण प्रतियोगिता में शर्त है, फर्म की सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। अल्पकाल में हुआ, ठीक है। दीर्घकाल में लॉन्ग पीरियड सीमांत आय, लॉन्ग पीरियड और एवरेज AR, लॉन्ग पीरियड AR, लॉन्ग पीरियड MR, ये सब बराबर होना चाहिए। चलिए हम इसको बाद में देखिए। यहां हमारी जो शर्त है क्या है? सीमांत लागत और सीमांत आय दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर पहले शर्त है। संतुलन में विस्तार प्रवृत्ति का अभाव कब होगा? जब ना तो फर्म को अनुचित लाभ हो रहा होगा, न ही हानि हो रही होगी। ठीक है। फर्म जब हानि होने लगी तो फर्म अपने उत्पादन का विस्तार नहीं करेगी। ठीक है। मतलब जब तक फर्म की सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर नहीं होगी, तब तक फर्म उत्पादन को बढ़ाएगी, और जब बराबर हो जाएगी उसके बाद सीमांत लागत ज्यादा हो जाएगी, सीमांत आय कम हो जाएगी, तो फर्म नहीं बढ़ाएगी क्योंकि उसको हानि होने लगेगी। फर्म का संतुलन तब होता है जब फर्म में विस्तार और संकुचन की प्रवृत्ति का अभाव होता है। अर्थात फर्म ना तो अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना चाहती है, बिक्री की मात्रा को बढ़ाना चाहती है, और ना घटाना चाहती है। अगर वो बिक्री की मात्रा को बढ़ाती है तो उसको हानि होगी, और घटाएगी तो उसका लाभ कम हो जाएगा। ऐसा तभी होगा जब फर्म का संतुलन कब होगा? जब फर्म की सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर। याद रखिए इसको। ठीक है। लागत वाले में मैंने पूरी तरह समझाया कि लागत किस प्रकार की होती है। ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का सीमांत आय वक्र किस प्रकार का होता है। ठीक है। ये बताया मैंने, फिर भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा किस तरीके का होता है, मैं डाल दूंगा उसको, आप यहां देखिए। ये शर्त है हमारी। इस पे एक चीज और ध्यान रखिए कि फर्म का जो सीमांत आय वक्र है, सीमांत लागत वक्र, वो ऊपर से नहीं नीचे से काटता हुआ निकलना चाहिए। किसको? सीमांत आय वक्र को। देखिए, फर्म का सीमांत आय वक्र बना रहे हैं और फर्म का मांग वक्र बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सीमांत आय वक्र और अगर ये थोड़ा नीचे ऊंचे हो तो सीधी बनाइए। ठीक है। हमसे हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन आपसे ना हो। अभी ये OX अक्ष है, इस पे बिक्री की मात्रा, यानी औलिक उत्पादन X वस्तु का, X वस्तु का उत्पादन औलिक बिक्री की मात्रा। अब ये इकाइयों में है। और यहां पर आप प्रदर्शित करेंगे सीमांत आय, औसत आय, ठीक है, सीमांत लागत, औसत लागत।
यहाँ पे अगर आप औसत लागत ना भी प्रदर्शित कर चलेगा, आय और लागतें लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है। अब ये देखिए उद्योग का जो मूल्य निर्धारित हुआ है, ये मूल्य उद्योग में निर्धारित हुआ था और फर्म इसी मूल्य को ओपी को स्वीकार कर लेगी। ठीक है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य एक ही रहता है, ओपी है तो ओपी ही रहेगा। और ये मान लीजिए 10 रुपए है तो 10 ही रहेगा, 11 नहीं कर सकती फर्म। अगर कोई फर्म मूल्य को बढ़ाएगी तो उसके पास एक भी क्रेता नहीं पहुंचेगा। क्या आप बता सकते हैं क्यों? अगर मूल्य बढ़ा के उसने 10 रुपए से 11 करने की कोशिश की तो वो जितने भी ग्राहक हैं सबको खो देगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्रेता को बाजार का ज्ञान होता है। ठीक है। और अगर उसने 9 रुपए कर दिया, 10 की जगह 9 कर दिया, तो बहुत सारे ग्राहक उसके पास आ जाएंगे, यानी सभी के सभी ग्राहक उसके पास आ जाएंगे। क्या होगा? उसका जो उत्पादन है, कुल उत्पादन का एक छोटा सा अंश है इस बिंदु के बराबर। जब सारे ग्राहक उसके पास पहुंच जाएंगे तो ये माल देखते देखते बिक जाएगा उसका और उसको बाजार से जाना पड़ेगा। यानी ना तो फर्म मूल्य को बढ़ा सकती है और ना ही घटा सकती है। उद्योग में जो मूल्य दिया गया है उसको फर्म स्वीकार कर लेगी और उसी मूल्य पर अपनी बिक्री की मात्रा को कहीं संतुलित करेगी, करने का प्रयास करेगी और अपने अधिक लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करेगी। तो फर्म अधिकतम लाभ की स्थिति में कब होगी? जब, यानी फर्म का संतुलन कब होगा? फर्म का संतुलन तब होगा जब फर्म अपने उत्पादन की मात्रा को ना तो बढ़ाना चाहे ना ही घटाना चाहे। और ऐसा कहाँ होगा? ऐसा वहां होगा जहां फर्म की सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होती है। तो देखिए ये फर्म का सीमांत आय वक्र है, यही मांग वक्र है, डीडी मांग वक्र भी यही है, यही एआर वक्र है, यही मूल्य रेखा है। मैं इसको पहले समझा चुका हूं, आपको केवल मेरे YouTube लिंक को खोलना है और वहां पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, उनको आप देखिए। ठीक है। अब ये जो है, यानी कि कोई विक्रेता क्रेता जितनी मात्रा में चाहे वस्तु बेच सकता है, इतना बेचना चाहो तो इतना बेच लो, नहीं बेचना चाहते हो शून्य बेचो। यानी ये कैसा मांग वक्र है? ये पूर्णतया लोचदार मांग वक्र है। हमने आपको पहले भी समझाया, लोचदार मांग वक्र है, ये अनंत है, मांग की लॉच अनंत। ठीक है। और यही परिभाषा है पूर्ण प्रतियोगिता की दिशा में एक उत्पादक को अपनी वस्तु के लिए पूर्णतया लोचदार मांग वक्र का सामना, मूल्य में परिवर्तन नहीं होगा, मांग में अनंत परिवर्तन हो जाएगा। इसी को तो कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। जब मूल्य में लेश मात्र परिवर्तन ना हो रहा हो, मांग की मात्रा में अनंत परिवर्तन हो रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे? पूर्णतया लोचदार मांग। तो ये वो मांग वक्र है, डीडी मांग वक्र, ये पूर्णतया लोचदार मांग वक्र है। समझ में आ गया होगा? आपको याद होगा, आपको क्लास में बताया था कि सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र यू के आकार के होते हैं। बताया था ना, याद आया? क्योंकि उत्पादन के नियमों का प्रभाव पड़ता है। आप यहां से सीमांत लागत वक्र उठाकर यहां ले आइए। चलिए मैं ये ले आया, ये सीमांत लागत वक्र है। समझ में आ गया? ऐसे आपको लाना है। ये वाला सीमांत लागत वक्र में यहां ले आया। अब ये सीमांत लागत वक्र सीमांत आय रेखा है, ये इसको दो बिंदु पर काटा है, एक ये ई डैश और दूसरा ये ई बिंदु। ठीक है। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको डार्क कर देता हूं थोड़ा, हो सकता है कि किसी कारणवश आप ना देख पा रहे हो। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया। मैंने आपसे पहले बताया कि पहली शर्त सीमांत आय और सीमांत लागत, सीमांत आय वक्र और सीमांत आय और सीमांत लागत दोनों इक्वल होनी चाहिए, शर्त है। क्या शर्त है? एम आर बराबर होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के। अगर ये होगा तब ये होगा फर्म संतुलन में। तो यहां दो बिंदु हैं,
एक ये है, एक ये है, ठीक है। एक बिंदु ई है, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख दूंगा, यहां लिख देता हूं ई डैश, ये वाला बिंदु ई डैश। और एक बिंदु ये है ई, इसको भी तरीके लिख देता हूं, ये बिंदु। ये दो बिंदु हैं जिस पर सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर है। हमारी तो उसी सत्या सीमांत लागत वक्त ऊपर से ना काटे, नीचे से काटता हुआ निकलना चाहिए। यहां पर तो फर्म को ना कोई लाभ है ना हानि है, क्योंकि फर्म को प्रति इकाई एक अतिरिक्त इकाई को बेचकर जो आय प्राप्त हो रही है, एक अतिरिक्त इकाई को उत्पन्न करने की जो लागत है, दोनों इक्वल है। तो यहां फर्म को कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं, ठीक है। अब फर्म जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा को यानी इस मात्रा से आगे बढ़ेगी, OQ मात्रा से, OQ1 मात्रा से आगे बढ़ेगी, प्रत्येक इकाई पर फर्म को लाभ होता चला जाएगा। देखिए कैसे, जैसे फर्म यदि OQ2 मात्रा का उत्पादन करे, अर्थात उसको बेचे, ठीक है, तो क्या होगा, फर्म की सीमांत आय का बिंदु तो ये है, सीमांत लागत का बिंदु ये है, MRM मार्जिनल कॉस्ट का बिंदु तो ये है, KH, और I जो है, यानी फर्म को प्रति इकाई जो एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करके बेचने में जो आय मिलेगी, सीमांत आय, वो IQ2 के बराबर होगी। हमने मान लो 10 इकाइयां बेची, 11वीं इकाई बेची, एक अतिरिक्त इकाई बेची, एक अतिरिक्त इकाई की जो आय है उसको कहते हैं सीमांत आय। तो वो कितनी है, IQ। और एक अतिरिक्त इकाई को बनाने में जो लागत लग रही है वो है HQ। तो लाभ कितना हो रहा है, IH के बराबर लाभ हो रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर फर्म Q3 का उत्पादन करे तो फर्म को, ये तो आई है ना, आई, या इसको सेकंड कर देता हूं, सेकंड में नहीं, IJ लिख देता हूं इसको, ठीक है, J, यानी JQ3 के बराबर सीमांत आय प्राप्त होगी और उसको प्रति इकाई KL, ठीक है, LQ के बराबर उसको सीमांत आय लगानी पड़ेगी, सीमांत लागत लगानी पड़ेगी। समझ गए, सीमांत लागत होगी उसकी LQ3, सीमांत आय होगी JQ3, अर्थात फर्म को JL के बराबर यानी यहां से यहां तक का लाभ होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, यहां आ जाए Q4, ठीक है। Q4 में फर्म की जो सीमांत लागत होगी, सीमांत लागत होगी NQ4 के बराबर। एक अतिरिक्त इकाई को बनाने में जो लागत लगेगी NQ4 के बराबर लगेगी, और बेचकर जो सीमांत आय प्राप्त होगी NQ4 के बराबर होगी। यानी इस आय से इस आय को घटा दोगे तो यहां से लेके यहां तक लाभ होगा, पहले में यहां से यहां तक हो रहा था, ठीक है। और अब ये Q5 है। Q5 तो क्या हुआ, फर्म की सीमांत आय जितनी है, सीमांत आय का बिंदु भी यही है और सीमांत लागत का बिंदु भी यही है, ठीक है। तो यहां पे ना फर्म को लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, ठीक है। अब इससे आगे की चर्चा कर लें, ये ठीक है, ये ई बिंदु मैंने यहां दिखाया, यहां दिखा दिया, ठीक है। इससे आगे चले और इस बिंदु का उत्पादन करें तो यहां पर क्या होगा, Q6, Q6 का यदि फर्म उत्पादन करने के लिए आगे बढ़ेगी तो फर्म को लागत लगानी पड़ेगी
ओ के यानी एक्स क्यू के बराबर, और आई उसे यानी आई जो मिलेगी वो मिलेगी वी क्यू के बराबर, यानी आई तो उसको इतनी मिलेगी यहां से लेके यहां तक, और खर्च उसको यहां से लेके यहां तक करना पड़ेगा, तो फर्म को हानि होगी। कितनी हानि होगी? ये जो भरा हुआ भाग है ये हानि हो जाएगा फर्म को। तो फर्म Q5 का ही उत्पादन करेगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और यहां भी नहीं रुकेगी क्योंकि उसकी लागत कम हो रही है, आय सीमांत आय ज्यादा है। अर्थात ये जो भरा हुआ भाग हम दिखा रहे हैं आपको, ये क्या है? ये है लाभ, फर्म को होने वाला लाभ। अगर फर्म यही रुक जाए तो आगे का लाभ को नहीं प्राप्त करेगी, अतः फर्म रुकेगी कहां जाके? Q5 पर, क्योंकि उसे ये जो भरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है इस भाग के बराबर फर्म को लाभ होगा। तो ये बात आपकी तो यहां पे फर्म संतुलन की स्थिति में होगी। इसी बात को आपको ये रेखा चित्र की व्याख्या भी करनी है। प्रस्तुत रेखा चित्र में इसको इसी तरह से लिखेंगे। यहां उद्योग में मूल्य का निर्धारण दिखाया गया है, ये फर्म का संतुलन है। ठीक है, फर्म का संतुलन, दो भाग हैं इसके, एक भाग उद्योग में, दूसरा फर्म में। फर्म में, उद्योग में मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा जो मूल्य निर्धारित हो जाता है, फर्म उस मूल्य को स्वीकार करती है और इसी मूल्य के अनुसार वह अपनी उत्पादन तथा बिक्री की मात्रा का निर्धारण करती है। ठीक है, फर्म संतुलन की स्थिति में वहां होती है जहां फर्म का सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि दूसरी बात कि फर्म की सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काट के गुजरना चाहिए, क्योंकि फर्म यानी पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक उत्पादक को अपनी वस्तु की बिक्री के लिए अथवा उत्पादन के लिए एक पूर्णतः लोचदार मांग वक्र का सामना करना पड़ता है। तो ये मांग वक्र भी है फर्म का। फर्म अब देखिए, मार्जिनल कॉस्ट कर्व MC और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व PMR, ये है, यानी मार्जिनल कॉस्ट मूल्य रेखा को या मांग वक्र को दो बिंदुओं पर काट रहा है। एक ई डैश लगा रखा है मैंने, ई डैश ई। अब क्या होगा? ई डैश और ई, तो हमने ये पहले बताया आपको कि सीमांत लागत वक्र नीचे से काट के निकलना चाहिए, क्योंकि उसी बिंदु पे फर्म संतुलन की अवस्था में होगी और उसमें विस्तार और संकुचन की प्रवृत्ति का अभाव होगा। तो ये यहां है, मैंने आपको पूरा बता दिया, यहां से लेके यहां तक ये आय है, यहां से लेके यहां तक ये लागत है, और यहां से यहां तक इसका लाभ है। तो ये पूरा जो भरा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है, फर्म को लाभ हो रहा है। मान लो फर्म OQ4 इकाइयों का उत्पादन करे तो इस लाभ को अर्जित नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो तो यही रुक जाएगी। ठीक है, तो चूंकि अभी फर्म की लागत कम है, आय ज्यादा है, इसलिए इससे आकर्षित होकर फर्म में विस्तार की प्रवृत्ति होगी, तो फर्म आगे बढ़ेगी। और कहां तक बढ़ेगी? Q5 तक ही बढ़ेगी, इससे आगे नहीं, क्योंकि वहां पे सीमांत लागत ज्यादा, सीमांत आय कम हो जाएगी। तो मैंने आपको पूरा जो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन है वो विस्तार पूर्वक समझा दिया है। मैं समझता हूं कि आपको बहुत समझ में आया होगा। रेखा चित्र की व्याख्या जिस तरीके से मैंने आपको समझाई है उस तरीके से आपने बतानी है। वो एक्स अक्ष पर हमने एक्स वस्तु के उत्पादन और बिक्री की मात्रा को, तथा ओ वाई अक्ष पर
सीमांत आय और सीमांत लागत, है ना, औसत आय और औसत लागत इत्यादि को, यानी कि आय और लागतों को प्रदर्शित किया है। MR वक्र फर्म का सीमांत आय वक्र है, यही मांग वक्र है, यही औसत आय वक्र है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व MC है, यानी मार्जिनल कॉस्ट कर्व MR रेखा को दो बिंदुओं पर काट रहा है, E' और E पर। फर्म E बिंदु पर संतुलन की अवस्था में होगी, क्योंकि यहाँ पे फर्म का जो सीमांत आय है सीमांत लागत के बराबर है। इस बिंदु के पश्चात फर्म अपने उत्पादन को न तो बढ़ाना चाहती है न घटाना चाहती है। घटाने से उसका लाभ कम हो जाता है और बढ़ाने पर उसको हानि होने लगती है। तो फर्म का जो संतुलन होगा वो E बिंदु होगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, और चैनल है, आप YouTube में प्रभात कुमार विष्णु PRABHAT KUMAR BISHNY, के बाद वाला BISHNY टाइप कीजिए और सर्च कीजिए, आपको वहां पे मेरे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।